Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. आज हम लोग क्लास 12 मैथमेटिक्स चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन की मिसलेनियस एक्सरसाइज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हैं. जैसे कि न्यू सिलेबस के हिसाब से काफ़ी एक्सरसाइजेस डिलीटेड हैं और मिसलेनियस में से भी काफ़ी कुछ डिलीट हुआ है, तो न्यू वीडियो अपलोड करने जा रहे हैं. होपफुली हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ आप लोगों तक लेकर आ सके. तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं और पूरी कोशिश करेंगे फुल मिसलेनियस एक ही वीडियो में, क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है और हम चाहते हैं कम समय में कंसेप्ट ज़्यादा. तो चलिए, शो दैट फंक्शन इज रिलेशन टू यानी रियल नंबर टू दिस, राइट. एंड फंक्शन हमें गिवन है ये, और एक्स की वैल्यू रियल नंबर में से बिलोंग करती है. प्रूव करना है कि ये जो फंक्शन है ये 1 1 और ऑन 2 है. तो देखिए, 1 1 प्रूव करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले हम ये फंक्शन पिक करते हैं और 1 1 प्रूव करने के लिए हम इसमें सबसे पहले x1 की वैल्यू डालते हैं. तो हमने इसमें x1 पुट किया तो ये x1 अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x1 हो गया, राइट. फिर हमने इसमें x2 पुट किया, ये आपके पास हो गया x2 अपॉन में 1 प्लस मॉडुलस x2. अब 1 1 के लिए हमें क्या प्रूव करना होता है. 1 1 के लिए हमें प्रूव करना होता है कि हमने दो डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखे हैं x1 और x2, और हम ये कहते हैं कि दोनों से आंसर सेम आ रहा है. अगर ऐसा हो गया तो फिर ये मैनी वन फंक्शन हो जाएगा, ये 1 1 नहीं हो पाएगा. पर बाद में ये अगर प्रूव हो जाए कि x1 और x2 दोनों एलिमेंट अलग थे ही नहीं, वो एक ही एलिमेंट हैं, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि डिस्टिंक्ट एलिमेंट रखने पर डिस्टिंक्ट आंसर आता है. और अगर ऐसा प्रूव हो जाए कि एक 2 रखने पर ही 2 आता है, ठीक है, और 3 रखने पर 3 ही आता है, तो ऐसे केस में वो अपने आप क्या प्रूव हो जाता है, 1 1. तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले x1 एलिमेंट रखते हैं x2, और दोनों को पहले मानते हैं कि वो अलग अलग एलिमेंट है. और फिर हम ये कहते हैं कि जो x1 रखने पर आंसर आया और x2 रखने पर आंसर आया वो सेम आया, जैसे कि हमने यहाँ अज्यूम किया. पहले हम इसे मैनी वन मानते हैं, लेकिन बाद में ये प्रूव हो जाता है कि x1 और x2 दोनों अलग हैं ही नहीं भाई, ये एक ही एलिमेंट है. तो इसका मतलब एक एलिमेंट रखने पर अगर एक आंसर आए तो फिर तो वो 1 1 एलिमेंट होता है. तो ये प्रूव हो जाएगा कि ये 1 1 है. तो हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि x1 x2 दोनों अलग एलिमेंट नहीं है. तो फिलहाल हमने सबसे पहले दो अलग अलग एलिमेंट रखे और अब हम मान रहे हैं कि fx1 का आंसर fx2 के आंसर के इक्वल है, यानी x1 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x1 x2 अपॉन 1 प्लस मॉडुलस x2 के इक्वल है. अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x1 मॉडुलस x2, और ये हो जाएगा x2 मॉडुलस x1. अब प्रॉब्लम कहाँ आ रही है इस क्वेश्चन में. अब प्रॉब्लम यहाँ आ रही है कि जो ये मॉडुलस है इसके दो फेस होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, ये देखने के लिए कि 1 1 है या नहीं, हमें x1 x2 जो मॉडुलस के अंदर हैं उनके लिए केसेस बनाने पड़ेंगे. तो यहाँ पर आपके पास 4 केसेस जो हैं वो ब्रॉडली बन जाएंगे. कौन से 4 केसेस, ध्यान से देखेंगे इसको. हम ले रहे हैं सबसे पहले x1 को पॉजिटिव, और हम ये मान रहे हैं कि x2 भी पॉजिटिव है. और अगर हम ये मान लें कि x1 तो पॉजिटिव है लेकिन x2 क्या है, नेगेटिव, क्योंकि मॉडुलस में दोनों वैल्यूज हो सकती हैं. सिमिलरली अगर हम x1 को नेगेटिव ले लें और x2 को पॉजिटिव ले लें, और x1 को फिर नेगेटिव ले लें और x2 को नेगेटिव ले लें, तो ये 4 केस हो सकते हैं. बिकॉज जो मॉडुलस होता है हमेशा उसके 2 फेज होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो डिपेंडिंग अपॉन 4 केसेस अब जो इसका आंसर होगा वो डिफरेंस होगा. तो अब हमें चेक करना है कि 1 1 है या नहीं. वैसे तो ये क्वेश्चन शो दैट वाला है, मतलब हमें शो ही करना है कि 1 1 है. तो हम सबसे पहले केस 1 पिक कर रहे हैं. केस 1 में हमने लेट किया है कि x1 भी पॉजिटिव है और x2 भी पॉजिटिव है, यानी सेम साइन है. अब हमारे पास जो वो फंक्शन डिराइव हुआ था 1 1 वाला, वो कुछ इस तरीके से डिराइव हुआ था. इसमें हम इसको रखकर देखते हैं कि अब हमारा आंसर क्या आता है, राइट. अब अगर x1 और x2 पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब मॉडुलस से ये पॉजिटिव बाहर आ जाएंगे, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी x1 का मतलब क्या हो जाएगा, पॉजिटिव x1. नाउ देखिए, ये इससे कट गया और x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया. इसका मतलब ये हुआ कि अगर x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हैं तो डेफिनेटली आपके पास ये जो फंक्शन है ये 1 1 है, राइट. सिमिलरली केस 2 देखते हैं. अब केस 2 में क्या है, x1 हमारे पास पॉजिटिव है लेकिन जो x2 है वो नेगेटिव है. तो चलिए, यही सेम सिचुएशन है हमारे पास, क्या, x1 प्लस x1 मॉडुलस x2 और x2 प्लस x2 मॉडुलस x1. अब हमारे पास x2 नेगेटिव है तो ये नेगेटिव है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा. और हमारे पास x1 पॉजिटिव है तो ये एज इट इज़ हो गया. अब देखिए, x2 यहाँ आकर माइनस हो गया, और ये अगर हम राइट साइड पे ले जाते हैं तो ये ट्वाइस ऑफ x1 x2 हो गया. तो क्या यहाँ पर ये प्रूव हो पाया कि x1 और x2 सेम है,
नहीं प्रूव हो पाया। अगर ये नहीं प्रूव हो पाया इसका मतलब ये हो गया कि x1 और x2 दो अलग अलग वैल्यूज़ है और उनको रखने पर सेम आंसर आ रहा है, तो इसका मतलब ये फंक्शन 1 1 नहीं होगा। तो अगर हम केस 2 की बात करें तो यहाँ पर नॉट 1 1 हो गया। इसका मतलब हम कुछ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर x1 और x2 के सेम साइन हो तो वो 1 1 होंगे, लेकिन अगर x1 x2 के अपोजिट साइन हो जाए तो 1 1 नहीं होगा। देखिए अब थर्ड केस में भी बिल्कुल केस 2 की तरह होगा, ये 1 1 नहीं प्रूव होगा, लेकिन केस 4 में ये 1 1 प्रूव हो जाएगा। हम आपको कर दिखा देते हैं, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो तो आप इसे यहाँ पर भी ड्रॉप कर सकते हैं कि अगर x1 और x2 दोनों पॉजिटिव हों और दोनों नेगेटिव हों तभी आपके पास 1 1 हो सकता है। अब केस 3 में हमने क्या लेना है, x1 हमारे पास नेगेटिव है और x2 हमारे पास पॉजिटिव है, और हमारे पास जो इक्वेशन थी वो थी x1 मॉडुलस x2 इक्वल टू x2 मॉडुलस x1। तो फटाफट से यहाँ x1 को नेगेटिव पुट करते हैं और x2 को पॉजिटिव, तो ये x1 x2 हो गया, पॉजिटिव है क्योंकि यहाँ पर, और यहाँ पर आ गया आपके पास नेगेटिव। अब देखिए x2 लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ये बन गया, और ये बन गया माइनस ट्वाइस ऑफ x1 x2 विच इज़ नॉट इक्वल टू x1 x2। इसका मतलब अगर केस 2 या 3 की बात करी जाए जहाँ पर दोनों के अपोजिट साइन है वहाँ पर वो 1 1 नहीं होगा। सिमिलरली अगर हम केस 4 की बात करें जहाँ पर x1 भी नेगेटिव है और x2 भी नेगेटिव है, देखिए इसमें अगर हम पुट करें तो ये हो जाएगा x1, अब क्योंकि x2 नेगेटिव है तो माइनस x1 x2, यहाँ पर आ गया x2, मॉडुलस के लिए बता रहा है वो, बाकी जगह x2 नेगेटिव नहीं है, यहाँ पर भी आपके पास आ गया x1 x2। अब देखिए इससे कट गया और x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के इक्वल आ गया। इसका मतलब केस 1 और केस 4 में आपके पास ये जो है ये 1 1 है। घबराइए मत इन केसेस को देखकर, करने में ये सिंपल है। अगर आप एक केस भी समझ जाएंगे तो आप चारों केस बड़े आराम से बना सकते हैं, राइट। तो हमें क्या शो करना था, ये 1 1 है, तो हम शो करेंगे कि केस 1 और केस 2 में, यानी जब x1 और x2 दोनों के पॉजिटिव या दोनों के नेगेटिव साइन है तभी वो 1 1 है, अदरवाइज नहीं। ये तो काम हुआ हमारा 1 1 का। अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये क्या है, आपके पास ऑन टू फंक्शन है। तो अब ऑन टू के लिए हमें काम करना पड़ेगा, तो चलिए अब ऑन टू पे चलते हैं। ऑन टू के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले जो फंक्शन है उसमें से x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी हमें। तो ये आ गया x, ये आ गया 1 प्लस मॉडुलस x। अब इसको हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, y ट्रीट कर लेते हैं। fx का मतलब y होता है। अब यहाँ से हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी है, तो हो जाएगा y मॉडुलस x इक्वल टू x। अब देखिए x की वैल्यू तभी निकल पाएगी जब ये मॉडुलस क्लियर होगा। तो हम इसके दो केस ले रहे हैं। हम ले रहे हैं कि अगर x जो है वो पॉजिटिव है, अगर x पॉजिटिव है तो ये हो जाएगा yx इक्वल टू x। नाउ y इज इक्वल टू x माइनस yx, तो x 1 माइनस y, तो जो x की वैल्यू आ गई आपके पास y अपॉन 1 माइनस y आ गई। क्लियर। सिमिलरली अगर हम केस 2 लें, इसके अंदर ये केस 1 हो गया, ऐसे ही अगर हम केस 2 लें, केस 2 में हमें क्या लेना पड़ेगा, मॉडुलस, क्योंकि ये देखिए मॉडुलस ये पॉजिटिव भी हो सकता है और ये मॉडुलस नेगेटिव भी। अब हमने ले लिया कि x की वैल्यू नेगेटिव है, अगर x की वैल्यू नेगेटिव है तो ये माइनस yx हो जाएगा, माइनस yx इज इक्वल टू x। नाउ y इज इक्वल टू x प्लस yx, नाउ y इज इक्वल टू x 1 प्लस y, यानी जो x की वैल्यू आ गई वो ये आ गई। अब ऑन टू में क्या करना होता है, ऑन टू में जो x की वैल्यू आती है उसे वापस जो है वो फंक्शन में पुट करना होता है, और अगर पुट करने पर वो y के इक्वल आ जाए तो वो फंक्शन ऑन टू हो जाता है, राइट। क्योंकि ऑन टू होने के लिए ज़रूरी होता है कि जितनी डोमेन है और रेंज है, रेंज पूरी यूज़ हो जानी चाहिए, राइट। तो अगर ऐसा हो कि x इज इक्वल टू y है तो इसका मतलब ये होता है कि जितनी भी डोमेन यहाँ पे को डोमेन पड़ी है वो सारी की सारी आपकी रेंज बन गई है, और यही ऑन टू की खासियत होती है। तो अब अगर हम x की वैल्यू इस फंक्शन में रखें और ये फंक्शन आपके पास y के इक्वल आ जाए तो फिर ये ऑन टू प्रूव हो जाएगा। तो अब हम ये जो x की वैल्यू है इसमें रख रहे हैं, तो देखिए ये होगा f ऑफ y अपॉन 1 माइनस y। अब यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से देखिए, यहाँ पर x पॉजिटिव है तो मॉडुलस भी पॉजिटिव x खुलेगा, राइट। अब y x की वैल्यू रख दीजिए y अपॉन 1 माइनस y। नाउ दिस इज y अपॉन 1 माइनस y। टेक एन एलसीएम, डिनोमिनेटर में आपके पास एलसीएम आ जाएगा y 1 माइनस y, नीचे आ गया 1 माइनस y एलसीएम, राइट। और ये कितना हो जाएगा 1 माइनस y प्लस y से y कट गया, क्या बचा अब आपके पास 1 माइनस वाई से 1 माइनस वाई भी किसके इक्वल आ गया, y के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब अगर आपके पास x की वैल्यू रखने पर जो फंक्शन है वो y के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो क्या होता है, ऑन टू। चलो केस 2 भी चेक कर लेते हैं। केस 2 में x की वैल्यू नेगेटिव है, तो जो ये फंक्शन होगा आपके पास इसे हम किस तरीके से लिखेंगे, ये फंक्शन होगा x अपॉन में 1 माइनस एक्स, क्योंकि मॉडुलस का वैल्यू हमने क्या लिया है, नेगेटिव लिया है। अब आप यहाँ पर x की वैल्यू डाल दीजिए इसी सिचुएशन, इसी केस के हिसाब से। ये वैल्यू हमने यहाँ पर पुट कर दी। अब क्या आएगा आपके पास, नीचे हमें डिनोमिनेटर में एलसीएम लेना पड़ेगा,
तो हो गया y अपॉन 1 प्लस वाई, डिनोमिनेटर में 1 प्लस वाई, और ये हो गया 1 प्लस वाई माइनस वाई, इससे कट गया। देखिए 1 प्लस वाई से 1 प्लस वाई कट गया, ये भी किसके इक्वल आ गया, y के। इसका मतलब ऑन टू की अगर बात करी जाए तो दोनों ही केसेस में ये ऑन टू आ रहा है, चाहे x पॉजिटिव है चाहे x नेगेटिव है। लेकिन 1 के लिए जो हमें है वो केसेस बनाने पड़े जब हमने x1 रखा, सबसे पहले x2 रखा। जब हमारे सामने ये सिचुएशन आई तो हमारे पास जो x1 है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी। तो इसी वजह से हमें 4 केसेस डील करने पड़े, जिसमें हमें ये पता चला कि जब x1 और x2 के साइन सेम होंगे तो फिर उनका जो है 1-1 पॉसिबिलिटीज़ है, लेकिन अगर अपोजिट साइन होंगे तो 1-1 नहीं हो सकते, राइट। सिर्फ पहला क्वेश्चन डिफिकल्ट है, मिसलेनियस से मत डरिएगा, सिर्फ पहला क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है, बाकी क्वेश्चन बहुत आसान है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, फटाफट से देखते हैं। शो दैट फंक्शन रियल नंबर टू रियल नंबर। इसका मतलब ये होता है कि जो डोमेन है वो भी रियल नंबर है और को डोमेन वो भी रियल नंबर है, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट रियल नंबर का रियल नंबर से करा गया था। हमें प्रूव करना है कि ये फंक्शन इंजेक्टिव है। इंजेक्टिव मतलब हमें 1-1 प्रूव करना है, और 1-1 प्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, पहले x1 रखते हैं, फिर x2 रखते हैं, फिर दोनों को इक्वेट करते हैं। इसे हम आपको 2 तरीके से समझाएंगे, एक लॉजिकल तरीके से और फिर हम आपको जो NCERT ने मेंशन किया हुआ है उस तरीके से। तो अब देखिए, इसने आपको खुद बोला है कि रियल नंबर से रियल नंबर ये फंक्शन है, राइट। अगर आप देखिए यहाँ पर हम x की वैल्यू 0 डालें, है ना, क्योंकि रियल नंबर में 0 आता है। तो आप देखिए, ये देखिए हमारा फंक्शन है ना x3, तो 0 का क्यूब कितना हो जाएगा, 0, यानी हमने 0 रखा तो ये किससे कनेक्ट हो रहा है, 0 से। अब आप इसमें अगर 1 रखें तो किससे कनेक्ट हो रहा है, 1 से, यानी 1 पर रखने पर 1 आ रहा है। अगर हम इसमें -1 रखें तो आंसर कितना आएगा, -1 का क्यूब कितना होता है, -1। अगर हम इसमें 1/2 रखें तो 1/2 का क्यूब कितना होगा, 1/8, यानी 1/2 रखने पर कितना आ रहा है, 1/8। अगर हम इस फंक्शन में √2 रखें तो √2 इंटू √2 इंटू √2, तो ये आपका 2 हो गया, यानी आ गया 2√2, यानी 2√2 रखने पर √2 रखने पर आ रहा है 2√2 एंड सो ऑन। तो हमें इतनी इन्फॉर्मेशन के बाद बड़ा क्लियर हो गया कि अगर हम कोई डोमेन रख रहे हैं तो उसके लिए हमेशा डिफरेंट रेंज आ रही है। तो कभी भी अगर आपके पास एक डिफरेंट वैल्यू के लिए डिफरेंट वैल्यू आए, हमेशा सेम वैल्यू ना आए, तो उसे 1-1 बोलते हैं। तो यहाँ हमें प्रूव हो गया कि ये 1-1 है। तो कुछ स्टूडेंट्स को इस तरीके से समझ में आता है, तो ये इजी तरीका है क्योंकि ये आपको एग्जांपल के थ्रू क्लियर करता है। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो गया कि अगर हम एक वैल्यू रख रहे हैं तो डिफरेंट आंसर ही आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा ना 0 रखने पर भी 1 आ रहा हो और 1 रखने पर भी 1 आ रहा हो। अगर ऐसा होता तो मैनी 1 होता, यानी 1-1 का उल्टा। तो फिलहाल यहाँ पर ये फंक्शन क्या है, 1-1 है। अब इसे NCERT के तरीके से कैसे करके दिखाना है, तो हमने यहाँ पर एक वैल्यू रखी, फॉर एग्जांपल x1, तो ये आ गया x1 क्यूब। हमने फिर दूसरी वैल्यू रखी x2 क्यूब। हम ये मान रहे हैं कि x1 x2 दोनों अलग एलिमेंट है, ठीक है। और फिर हम ये कहते हैं कि अलग एलिमेंट रखने पर दोनों का आंसर क्या आ गया भाई साहब, सेम आ गया, यानी x1 का क्यूब इज इक्वल टू x2 का क्यूब आ गया। अब देखिए, जो क्यूब है वो क्यूब से कट जाएगा और x1 किसके इक्वल आ गया, x2 के। तो इसका मतलब उसने आपको बता दिया कि आपने जब 2 डिफरेंट एलिमेंट रखे थे और आप बोल रहे थे कि सेम आंसर आया है, ऐसा नहीं हुआ है। x1 x2 आपस में इक्वल ही है, यानी ये दोनों एक ही बात है। तो इसका मतलब अगर आप 2 रखेंगे तो 2 आएगा, 3 रखने पर 2 नहीं आएगा, 3 यहाँ पर सेम ही नंबर है। तो इसका मतलब ये क्या प्रूव हो गया, 1-1 फंक्शन प्रूव हो गया, राइट। अगर x1 x2 के इक्वल आ जाए तो 1-1 हो जाता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, मुश्किल नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। देखते हैं, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट। आपको एक सेट गिवन है x, ठीक है। हम एक सेट ले लेते हैं x, जैसा कि उसने आपको बोला है 1 2 3, ये एक सेट गिवन है। नाउ px विच इज अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ x। तो p ऑफ x को उसने कहा पावर सेट। पावर सेट क्या होता है, सभी सबसेट्स, जो सेट आपको गिवन है उसके सारे सबसेट्स। तो सबसेट्स कितने बनते हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट्स होते हैं। तो 3 एलिमेंट्स है तो इसके सबसेट कितने बनेंगे, 8, जिसमें से 5 पक्का पक्का इसका सबसेट होगा, ठीक है। और ये खुद भी अपना सबसेट होगा। तो पहला सबसेट हो गया ये 5, फिर ये, फिर हो गया 2, फिर आ गया आपके पास 3, फिर आ गया 1 2, फिर आ गया आपके पास 1 3 2 3 एंड द लास्ट ये खुद अपना सबसेट है। तो उसने आपको बोला कि पावर ऑफ x जो है, जैसा क्वेश्चन में हमने वही करा, गिवन अ नॉन एम्प्टी सेट x, तो हमने एक सेट ले लिया। पावर ऑफ x विच इज सेट ऑफ ऑल सबसेट ऑफ x। तो पावर ऑफ x को उसने डिफाइन करा है ऐसा सेट जिसमें x के सारे सबसेट्स हैं। तो x के सबसेट्स बना दिए हमने 8, आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। और क्योंकि ये अपने आप में एक सेट है तो इस पर हमने सेट का साइन डाल दिया, क्योंकि अपने आप में एक कलेक्शन है। कैसी कलेक्शन है, सबसेट है इसमें x के, ठीक है। अब रिलेशन की बारी आती है। रिलेशन जो है वो p ऑफ x में है।
देखिए रिलेशन से पहले क्या होता है, कार्टीजन प्रोडक्ट होता है। तो अगर हमें कोई और सेट नहीं दे रखा, इसका मतलब पावर एक्स को पावर एक्स के साथ कार्टीजन किया गया था। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम इसे ए सेट ले लेते हैं, इसे बी ले लेते हैं, इसे सी, ये डी, ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच सेट है आपके पास। अब क्योंकि हमारा कार्टीजन प्रोडक्ट जो है वो इसी सेट का इसी सेट के साथ किया गया, तो सबसे पहले ज़रूरी होता है कि हम कार्टीजन प्रोडक्ट को समझें, वो बहुत क्लियर कट देता है आपको आइडिया। इसका मतलब यहाँ पर ए बी सी डी ई एफ जी एच, राइट, ये सारे सेट्स हैं, और यहाँ पर भी ए बी सी डी ई एफ जी एच, ये सारे सेट्स हैं, ठीक है। अब उसने क्या बोला है कि रिलेशन से पहले कार्टीजन प्रोडक्ट होता है ऑब्वियसली। उसने कहा रिलेशन क्या है पावर ऑफ एक्स में, फॉर सबसेट ए बी इन पावर ऑफ एक्स, मतलब इसमें जो सबसेट्स हैं ए रिलेट करेगा बी से तभी जब ए सबसेट होगा बी के, यानी रिलेशन में कार्टीजन प्रोडक्ट में से सिर्फ वही पेयर जाएंगे जिसमें एक सेट, जो पहला सेट होगा वो दूसरे सेट का सबसेट होगा। देखिए कार्टीजन प्रोडक्ट में तो हमारे एच यानी अगर हम यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे 8 सेट है हमारे पास, यानी 8 इंटू 8 यानी कितने एलिमेंट जाएंगे अगर हम कार्टीजन प्रोडक्ट की बात करें, 64। ऑब्वियसली हम वो लिस्ट आउट नहीं करने वाले, 64 आपके पास कार्टीजन प्रोडक्ट में एलिमेंट्स जाएंगे, राइट। यानी कौन कौन से, ए बी, ए सी, ए डी, ए ई, ए एच तक। सिमिलरली बी ए, बी बी, बी सी, इन सेट्स को देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब 64 कार्टीजन प्रोडक्ट में सेट्स आने वाले हैं। उसने ये बोला कि रिलेशन में आपने वही पेयर लेने हैं सेट के जब ए सबसेट हो बी का, और आपसे प्रूफ पूछ रहा है कि क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो चलिए अगर हम इसके कार्टीजन प्रोडक्ट को ऑब्जर्व करें तो इसका कार्टीजन प्रोडक्ट में क्या होता, ए कॉमा ए, राइट, और ए कॉमा बी, ए कॉमा सी, ऐसा कहाँ तक होता, ए कॉमा एच तक, यानी 5, ए का मतलब क्या है 5, 5,5 भी होता, 5,1 भी होता, 5,2 भी होता, 5,3 भी होता, 5,1/2। जब आप ABC की बात करें तो इन्हीं सेट को एज्यूम करेंगे तो ज़्यादा अच्छी पिक्चर क्लियर हो जाएगी आपको। सिमिलरली हमने B को भी किया होगा, यानी B, A, B, B, सिमिलरली कहाँ तक गए होंगे हम, B, H तक, एंड द लास्ट इज H, A से लेकर हम कहाँ तक लास्ट गए होंगे, H, H तक, अगर हम इसके कार्टीजन प्रोडक्ट की बात करें तो। अब रिलेशन में उसने क्लियरली बोला है कि आपने वही पेयर लेने हैं कार्टीजन प्रोडक्ट में से जो एक दूसरे के सबसेट हो। अब देखिए पक्की बात है कि रिलेशन में ए, बी, सी, डी ऐसा करते हुए एच तक तो कंफर्म आएगा, क्योंकि एक सेट अपना सबसेट जरूर होता है, एक सेट अपना खुद का सबसेट होता है। आप खुद ही देख लीजिए जब हमने एक्स के सबसेट बनाए तो 1 2 3 को जरूर लिया, यानी इतना कंफर्म है कि यहाँ पर ऐसे पेयर जरूर होंगे, ए, बी, सी, डी, एच, ये सारे पेयर्स होंगे, क्योंकि एक सेट खुद का सबसेट होता है, राइट। अब एक एग्जांपल के तौर पर, अब अगर हम रिलेशन में B, D लेते हैं, अगर हम रिलेशन में B, D लेते हैं, अब देखिए B जो है, सॉरी B, E, नॉट B, D, B, E लेते हैं, क्या लेते हैं रिलेशन में, B, E लेते हैं। अब देखिए B जो है वो सबसेट है कि नहीं है, बिल्कुल है E का, ये देखिए सबसेट है E का 1, 2, राइट, सबसेट है ना ये। तो क्या E, B आपको रिलेशन में मिलेगा, बिल्कुल नहीं मिलेगा, क्योंकि 1, 2 जो है, 1, 2 जो है वो सबसेट नहीं है B का। तो इसका मतलब हमें जब हमने देखा कि A, B, C, रिलेशन में आया तो इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो हो गया, लेकिन ये सिमेट्रिक नहीं हो पाया, क्योंकि अगर हमने B, E लिया, क्योंकि उसने बोला वही सेट लेने हैं, A रिलेटेड टू B, तभी होगा जब A सबसेट होगा B का, यानी रिलेशन में सिर्फ वही पेयर आएंगे, राइट। तो इसका मतलब अगर हम ये लेते हैं कि A सबसेट है B का, तो उसका कन्वर्स पॉसिबल होगा नहीं, यानी आपको A, B रिलेशन में नहीं मिलेगा, क्योंकि उसका कन्वर्स नहीं मिलेगा। सिमिलरली अगर हम ये लेते हैं कि A सबसेट है B का, A सबसेट है B का और B सबसेट है C का, तो डेफिनेटली A सबसेट होगा C का। चेक करें, एक एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, ये देखिए, यानी ये सिमेट्रिक जरूर होगा। अब देखिए अगर मान लेते हैं ये जो आपका B सेट है, नजर आ रहा है हमें B सेट है सबसेट का, फॉर एग्जांपल E, राइट, B किसका सबसेट है, E का, और ये जो है ये सबसेट है 1 2 3 का, यानी H का। तो क्या जो ये पहला सेट है आपका, ये सबसेट होगा कि नहीं होगा 1 2 3 का, डेफिनेटली। यानी अगर आपके पास B सबसेट है किसका, E का, और E सबसेट है H का,
तो डेफिनेटली बी सबसेट होता है एच का, यानी यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि ये आपके पास ट्रांजिटिव भी है। लेकिन देखिए इक्विवेलेंस होने के लिए क्या ज़रूरी होता है, तीनों चीज़ें, तो तीनों चीज़ें तो यहाँ पॉसिबल नहीं होंगी, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये इक्विवेलेंस तो नहीं हो सकता। इक्विवेलेंस होने के लिए तीनों चीज़ों का होना तीनों चीज़ों का होना ज़रूरी है, जबकि ये सिर्फ ट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव और आपके पास इक्विवेलेंस है। तो हमारे पास यहाँ पर अगर हम इस रिलेशन की बात करें तो हम लिखेंगे एज ए सबसेट होता है ए का, तो इसका मतलब ए कॉमा ए जो है वो रिलेशन से बिलोंग कर रहा है, देयरफॉर रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, यानी रिफ्लेक्सिव होने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर हम बात करें नेक्स्ट पार्ट की, एज ए सबसेट है बी का, बट बी सबसेट ए का नहीं हो सकता, राइट। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ पर यही वाले सेट ले लेते हैं जो हमने लिए हैं। अगर देखिए यहाँ पर बी सबसेट है, एक एग्जाम्पल के तौर पे बी सबसेट है ई का, राइट, तो क्या ये कहना ठीक होगा कि ई सबसेट है ए बी का? बिल्कुल नहीं। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके पास इफ ए कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बट अगर बी कॉमा ए रिलेशन से बिलोंग नहीं करता तो फिर वो रिलेशन जो है वो आपका सिमेट्रिक नहीं होता। इसका मतलब ये सिमेट्रिक नहीं है, राइट। सिमिलरली यहाँ पर आप देखिए, अगर हम देखें बी सबसेट था ई का एंड ई सबसेट था एच का, तो हमने ये देखा कि बी सबसेट आ रहा है एच का, तो देयरफॉर दिस रिलेशन इज ट्रांजिटिव। लेकिन ये इक्विवेलेंस नहीं हो पाया, क्योंकि इक्विवेलेंस होने के लिए ज़रूरी था कि आपके पास ये सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव भी होता। तो हमें ट्रांजिटिव प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी हमने कर दी, क्योंकि जब सिमेट्रिक नहीं था वहीं पे आप स्टॉप हो जाएंगे और आप बोलेंगे कि ये रिलेशन जो है ये इक्विवेलेंस नहीं है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4th। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम सेट दिस टू इटसेल्फ। देखिए ये 1 मार्कर में क्वेश्चन आ सकता है, और हमने शॉर्ट्स के अंदर चैप्टर्स के फॉर्मूलाज को जो है अपलोड करना शुरू करा है, साथ के साथ शॉर्ट ट्रिक्स भी हैं, तो इसी टॉपिक की भी शॉर्ट ट्रिक्स हैं। अब देखिए इसने कहा है कि इसी सेट के साथ आपको जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, उसके बाद ही आप फंक्शन बता सकते हैं। तो अगर हम मान लें कि ये सेट ए है, एक एग्जाम्पल के तौर पर, तो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि कार्टेशियन प्रोडक्ट इसी का क्या होगा। मान लेते हैं कि ये सेट आपके पास ए है, राइट, तो इसका मतलब आपके पास यहाँ पे 1 2 3 डैश 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 एन तक ये एलिमेंट है, 1 2 3 डैश 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 एन तक ये एलिमेंट है। तो हमने आपको ट्रिक में बताया है कि अगर आपका जो रिलेशन है वो ए टू बी हो, राइट, और अगर ए सेट के अंदर एम एलिमेंट्स हों और बी सेट के अंदर अगर एन एलिमेंट्स हों, और अगर ऐसा हो कि एम और एन इक्वल हों, तो आपके पास जो ऑन टू फंक्शंस बनते हैं वो बनते हैं एन फैक्टोरियल या एम फैक्टोरियल, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है आपका, क्योंकि ए से ए का ही रिलेशन है, तो इसका मतलब जितने इसके अंदर एलिमेंट है एन, सेम इसमें एलिमेंट है एन, तो इसका मतलब यहाँ पर जो आंसर हो गया ऑन टू फंक्शन का वो क्या हो गया, एन फैक्टोरियल। तो ये तो हो गई शॉर्ट ट्रिक। अब लॉजिकली भी देख लेते हैं। देखिए ऑन टू फंक्शन के लिए ज़रूरी होता है कि आपके पास वो 1 फंक्शन ज़रूर हो, राइट। तो अब देखिए अगर एग्जांपल के तौर पे यहाँ पर 1 से लेकर n टर्म्स हैं और यहाँ पर भी 1 से लेकर n टर्म्स हैं, अब 1 इनमें से किसी से भी कनेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर हम 1 के ऑप्शंस बोले तो 1 के पास यहाँ पर कितनी कनेक्शंस हैं, n में से किसी से भी कनेक्ट हो सकता है 1, मान लीजिए इससे कनेक्ट हो जाता है। अब बारी आती है 2 की। अब क्योंकि 1 ने इनमें से एक आइटम चूज कर ली, तो अब हमारे पास कितने रह गए, n-2, यानी 2 के पास कितने ऑप्शंस रह गए, n-2। चलिए 2 ने भी चूज कर लिया, फिर 3 के पास कितने रह जाएंगे, n-2। ऐसा करते करते n के पास सिर्फ एक रह जाएगा, राइट। तो आपको पता है कि जब आपके पास ऐसे आए 5 4 3 2 1 तक, तो इसका मतलब होता है 5 फैक्टोरियल। तो इसी मतलब n-1 n-2 1 तक, तो इसका मतलब क्या हो गया आपके पास n फैक्टोरियल, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आपको ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है, और एफ और जी दोनों ही फंक्शन बोले हैं ए टू बी है। इसका मतलब इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट ए टू बी करना है, राइट। और आपको फंक्शन गिवन है x² - x, और इसमें बोला है जो x की वैल्यू लेनी है वो ए सेट में से लेनी है, यानी इसका डोमेन हो गया। और जी एक्स फंक्शन दिया, उसमें भी आपको बोला है कि x की वैल्यू ए से लेनी है, और आपसे पूछा है क्या f और g फंक्शन इक्वल है या नहीं। तो चलिए फटाफट से अपना fx फंक्शन ले लेते हैं, x² - x। अब हमें यहाँ पर क्लियरली बोल रखा है कि x की वैल्यू ए सेट से लेनी है, तो हमारा ए सेट क्या है, हमारा ए सेट है -1 0 1 और 2, और हमारा आंसर बी में से आना चाहिए, यही मतलब होता है इसका। इसको ऐसे ही रीड करते हैं। तो चलो हमने यहाँ पर x की वैल्यू -1 पुट करी, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा आपके पास,
1 हो गया और ये माइनस माइनस प्लस, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। फिर हमने इसमें आंसर रखा 0। अगर हम यहाँ पर 0 रखते हैं तो 0 माइनस 0 कितना आ जाएगा आपके पास 0। इसके बाद हमने यहाँ पर 1 पुट करा, नाउ 1 माइनस 1 कितना आ गया 0। फिर हमने इसी फंक्शन में 2 पुट करा, तो ये आ गया 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2। तो अगर हम इस फंक्शन को रीड करें तो ये फंक्शन कुछ इस तरीके से है कि अगर हमने -1 पुट करा तो हमारा आंसर 2 आया, 0 रखने पर 0 आया, 1 रखने पर 0 आया और 2 रखने पर 2 आया, राइट। इसी तरीके से अगर हम g फंक्शन ले लें, अब इसमें भी हमें यही रखना है, एक वैल्यू यही रखनी है। तो हमने यहाँ पर सबसे पहले -1 पुट करा, तो देखिए -1 माइनस 1/2 ये हो जाएगा -3/2, लेकिन मॉडुलस की वजह से पॉजिटिव 3/2 बाहर आएगा, तो इसका आंसर कितना आ गया 2। तो देखिए वही आ रहा है, -1 रखने पर 2 आ रहा है। चलिए अब 0 रख देते हैं, तो अगर हमने 0 रखा तो 0 माइनस हाफ आएगा, लेकिन मॉडुलस उसे क्या कर देगा पॉजिटिव, तो ये 2 से 2 कट जाएगा और 1 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 0। फिर हमने रखा इसके अंदर 1, बस इसे ध्यान से रखना है क्योंकि यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं और एक वैल्यू गलत आ जाएगी तो आपको लगेगा R और F G और F इक्वल नहीं है, राइट। अब देखिए 1 में से हाफ गया, हाफ बचेगा और हाफ पॉजिटिव है तो मॉडुलस से बाहर आ जाएगा। 1 माइनस 1 कितना हो गया 0 एंड द लास्ट 2 पुट करना है हमें, तो ये आ जाएगा 2 माइनस हाफ -1। देखिए अब कितना आ जाएगा ये आपके पास, दैट इज़ 2। ये आपके पास आ जाएगा 3/2, तो 3/2 पॉजिटिव है, वो मॉडुलस से वैसे ही बाहर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया 2। अब अगर हम g फंक्शन लिखें तो अब g फंक्शन को ऑब्जर्व करिएगा, देखिए -1 रखने पर आंसर कितना आ रहा था 2, और 0 रखने पर कितना आंसर आ रहा था हमारा 0 आ रहा है, और देखिए 1 रखने पर कितना आ रहा है 0 आ रहा है, और 2 रखने पर कितना आ रहा है 2 आ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि f और g फंक्शन का जो आंसर है वो सेम है, और हमें यही पूछा था कि आया इक्वल है या नहीं है, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए फटाफट से लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसके 2 क्वेश्चंस हैं हमारे पास। सेट ए आपको दिया है 1 2 3, द नंबर ऑफ रिलेशन कंटेनिंग 1 2 1 3 विच आर रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो हमें ऐसे फंक्शंस रिलेशंस बताने हैं जिसमें 1 2 और 1 3 होना चाहिए, और वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव तो हो, सिमेट्रिक तो हो, बट ट्रांजिटिव ना हो। तो देखिए अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट की बात करें, सबसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो अगर हमने इसी सेट के साथ कार्टेशियन प्रोडक्ट किया होगा तो हमारे पास 9 एलिमेंट बने होंगे, वो हम सबसे पहले लिस्ट आउट कर लेते हैं। 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 एंड 3 1 3 2 3 3, राइट। अब हमें रिलेशन बनाना है और उसमें पहले से उसने क्लियर कर दिया कि 1 2 और 1 3 तो लेना है। अब क्योंकि इसको रिफ्लेक्सिव रखना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में से 1 1 2 2 और 3 3 तो हमें लेना ही पड़ेगा, तो ये रिफ्लेक्सिव के लिए हो गया। अब सिमेट्रिक भी करना है, तो 1 2 है तो इसका अपोजिट यानी 2 1 भी होना चाहिए, और 1 3 है तो इसका अपोजिट 3 1 भी होना चाहिए। तो हमारे सामने ये रिलेशन बन गया है जिसमें 1 2 और 1 3 भी है, और ये जो रिलेशन है ये आपके पास रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक है, बट ये ट्रांजिटिव नहीं है। कैसे प्रूव होगा ये ट्रांजिटिव नहीं है? देखिए अगर हमारे पास यहाँ पर 1 देखिए अगर हमारे पास यहाँ 3 1 है रिलेशन में और 1 2 भी है रिलेशन में, लेकिन हमारे पास 3 2 नहीं है ना रिलेशन में, तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो ये रिलेशन तो पक्का हमारे पास ऐसा बन गया जो हमें रिक्वायर्ड है, तो एक तो बन सकता है। अब बारी आती है दूसरा कोई ऐसा रिलेशन बन सकता है, तो सबसे पहले हमें ये सारे तो लाने ही पड़ेंगे क्योंकि उसने बोला रिफ्लेक्सिव रखना है, तो 1 1 2 2 3 3 तो हमें रखना ही पड़ेगा, और 1 2 उसने खुद ही बोला है और 1 3 उसने बोला है, और अगर इसको सिमेट्रिक करना है तो 1 2 है तो 2 1 रखना पड़ेगा, और 1 3 है तो 3 1 रखना पड़ेगा, यानी इतने तो मिनिमम आएंगे ही आएंगे। अब क्या कोई और ऐसा रिलेशन बन सकता है? चेक करते हैं। देखिए ऑलरेडी ये हमारा हो चुका है, और 2 2 हो चुका है, 3 3 हो चुका है हमारे पास, और 3 1 भी हो चुका है, और 1 3 भी हो चुका है, 1 2 भी हो चुका है, और 2 1 भी हो चुका है, बचा है 2 3 और 3 2। अगर मैं यहाँ पर 2 3 डाल दूँ तो सिमेट्रिक करने के लिए 3 2 भी डालना पड़ेगा, और अगर ऐसा हो गया तो ये तो आपके पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया, और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। इसका मतलब ये हमारे काम का नहीं है, इसका मतलब सिर्फ एक ही ऐसा रिलेशन बनाया जा सकता है जो कंडीशन हमें क्वेश्चन नंबर 6 में मेंशन है, राइट ना। क्वेश्चन नंबर 7 आपको सेट दे रखा है सेम। अब आपको बताना है कि इक्विवेलेंस रिलेशन कितने बन सकते हैं जिसमें 1 2 जरूर हो। चलो ठीक है, सबसे पहले हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट, क्योंकि उसी से हमारी मदद मिलती है। तो सेम हमारे 9 बनेंगे, क्यों? क्योंकि ये देखिए 1 2 3 और यहाँ पर भी कितना आएगा 1 2 3, तो 1 1 1 2 1 3, राइट 1 1 1 2 1 3।
सिमिलरली 2 1 2 2 2 3, तो ये आ जाएगा 2 1 2 2 2 3 एंड द लास्ट इज 3 1 3 2 3 3। ये हमारा कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। अब उसने कहा ऐसे रिलेशंस बताओ जिसमें 1,2 होना चाहिए और इक्विवेलेंस हो। तो अगर 1,2 होगा तो इक्विवेलेंस होने के लिए पहले तो रिफ्लेक्सिव की बात करें तो 1,1 ज़रूर आना चाहिए, 2,2 भी आना चाहिए, 3,3 भी आना चाहिए, तो ये तो रिफ्लेक्सिव डन हो गया। और अगर सिमेट्रिक करना है तो 1 2 का 2 1 भी होना चाहिए, चलो सिमेट्रिक भी हो गया। अब बारी आती है क्या ये ट्रांजिटिव है? हाँ ये ट्रांजिटिव भी है। कैसे? आप देखिए, अगर 1,2 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है और 2,1 रिलेशन से बिलोंग कर रहा है तो 1,1 भी रिलेशन से बिलोंग कर रहा है। तो ये जो रिलेशन हमने बनाया है फिलहाल ये सिमेट्रिक भी है, सॉरी रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। तो एक तो पक्का पक्का बनेगा ही। अब बाकी देखते हैं। तो ये तो हमें मिनिमम अपने में ऐड करने पड़ेंगे 1,2 1,1 2,2 3,3 और 2,1। अब हमने क्या क्या चीज़ ले ली? 1 1 ले लिया, 2 2 ले लिया, 3 3 ले लिया, हमने 1 2 भी ले लिया और 2 1 भी ले लिया। क्लियर? अब हमें इसमें से कोई भी एलिमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 1 3 ले लिया। अब 1 3 लिया है तो सिमेट्रिक करने के लिए 3 1 लेना पड़ेगा, राइट? सिमेट्रिक तो हो गया। अब ट्रांजिटिव करने के लिए हमें यहाँ पर 2 3 भी लेना पड़ेगा। कैसे? ये देखिए, अगर हम रिलेशन में 2 1 ले रहे हैं, ठीक है, और 1 3 है रिलेशन में, तो उसको ट्रांजिटिव करने के लिए 2 3 भी रिलेशन में लेना पड़ेगा। तो अगर ये दोनों एलिमेंट हैं तो इसका मतलब इसको ट्रांजिटिव करने के लिए 2 3 भी लेना पड़ेगा। और अगर 2 3 लिया तो सिमेट्रिक करने के लिए 3 2 भी लेना पड़ेगा। यानी फिर से हमारे पास पूरा कार्टेशियन प्रोडक्ट उठकर आ गया। और वैसे भी हमने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में बताया कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है वो तो इक्विवेलेंस रिलेशन होता ही होता है। तो एक ये और एक ये, यानी कितने इक्विवेलेंस रिलेशन हमारे पास बन गए? 2। तो आई होप फुल मिसलेनियस 30 मिनट में साथ साथ समझाते हुए, शायद 1 घंटे की क्लास से भी कम हमने आपको पूरी एक्सरसाइज समझाई है। तो आपको हमारे वीडियोस यूजफुल लगे हों और सबसे ज़रूरी कम टाइम में कंसेप्ट ज़्यादा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, वो आपको लगा हो कि हमने फुलफिल किया हो, तो आप अपना कीमती समय निकाल कर हमारी वीडियो ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट। कीप सपोर्टिंग युवर क्लास।